सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में बात करेंगे पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर ये कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर कमी कर दी है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे हो गई है। दूसरी जानिब आलमी मंडी में तेल की कीमत में 1% इजाफा हो गया है और इसकी वजह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये क्लेम बना है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल की खरीदारी बंद कर देगा। अमेरिका के दबाव और भारत पर 50% टैरिफ के बाद मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। ये रशिया के लिए बड़ा धचका हो सकता है क्योंकि भारत इसका सबसे बड़ा खरीदार है। यही नहीं, अमेरिकी सदर का कहना है कि वो चाइना से भी रशियन ऑयल की खरीदारी बंद कराएंगे ताकि यूक्रेन जंग बंद करने के लिए रूस पर दबाव डाला जा सके। अब सारी सिचुएशन किस तरीके से बन रही है, इसके किस तरह के इम्पैक्ट या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के हवाले से क्या खबरें आएंगी और ग्लोबली कैसे इकोनॉमी जो है वो मुतासिर हो सकती है, इस पर बात करने के लिए तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ फ़ारूक सलीम साहब इकोनॉमी एक्सपर्ट, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। फ़ारूक साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। इंडियन इकोनॉमी किस हद तक रशियन क्रूड ऑयल पर डिपेंड करती है और अभी तक वैसे वहाँ से कोई कमेंट नहीं किया गया इस हवाले से, ना ही कोई इसकी हम कहें कि वो डिनाइल में है, क्योंकि अभी तक वहाँ से कोई रिएक्शन या रिस्पांस नहीं आया इंडिया से। लेकिन ट्रंप साहब ने ये क्लेम किया कि उनसे मोदी साहब ने ये बात की है और वो आजकल हम देख भी रहे हैं उनके बयानात से मालूम हो रहा है कि वो काफ़ी खुश भी हैं उनसे, बार बार उनको अपने बड़े क्लोज फ्रेंड की बात करें और फेवरेट फ्रेंड के हवाले से कहा जा रहा है। सो अगर इंडिया रशियन ऑयल ख़रीदना मुकम्मल और फौरी तौर पर बंद करता है तो इंडिया को किस हद तक इससे नुकसान होता है, रशिया को किस हद तक नुकसान होगा और ग्लोबली जो प्राइसेस हैं ऑयल की वो शॉर्ट टर्म आप समझते हैं उस पर इम्पैक्ट आएगा? जी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर दिए हैं आपने। देखिए, एक तो फैक्चुअल बात है कि इंडियन गवर्नमेंट के तर्जुमान ने आज कह दिया है कि वो रूसी तेल की खरीदारी बंद करने वाले नहीं। ये उनके तर्जुमान की तरफ से आ गया है। देखिए, ये फैसला इंडिया ने करना है और ये जज्बात के ऊपर फैसला नहीं होगा। चाहे सियासतदान मुख्तलिफ चीज़ों को जज्बाती रंग दे देते हैं, लेकिन तेल की खरीदारी जो है इंडिया और रूस के दरमियान, ये मैं समझता हूँ कि अदाद शुमार के ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो फैसला करेगी। अदाद शुमार कुछ ऐसे हैं कि तकरीबन कोई 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे इंडिया की तेल की खपत है और उसकी मेजॉरिटी जो है वो रूसी तेल है। और जब भाव $70 का होता है तो उसमें 8 से $10 फी बैरल रूस जो है वो इंडिया को डिस्काउंट देता है। और पिछले अगर 2 से 3 साल की जो सेविंग है जो इंडिया की गिनी जाए तो इंडिया ये बताता है, इंडियन सोर्सेज बताते हैं कि पिछले 2-3 सालों में हिंदुस्तान ने कोई 30 से 35 अरब डॉलर बचाया है रूस से तेल खरीद के। और ये भी कहा जाता है कि न सिर्फ वो अपनी खपत के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए तेल लेता है, बल्कि वो रूस का तेल रिफाइन करने के बाद और ममालिक को भी बेच रहा है और वहाँ से भी मुनाफा उठा रहा है। तो मुझे जो लग रहा है कि अमरीकी प्रेशर जो है वो टैरिफ के हवाले से है और अगर हिंदुस्तान को 30 से 35 अरब डॉलर सोवियत यूनियन या रशिया की तरफ से बचत हो रही है तो इतना बड़ा फायदा जो है वो अमेरिका, या इतना बड़ा नुकसान अमेरिका हिंदुस्तान को नहीं पहुंचा सकता। तो बुनियादी तौर पे मैं ये समझ रहा हूँ कि इंडिया रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगी। यानी लेकिन रुकावटें इसमें बेसिकली क्या है, क्योंकि एक जानिब हम प्रेशर भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं अमेरिका की जानिब से और अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो इसमें हो सकता है कि किसी हद तक सच्चाई भी हो और बैकडोर इस तरह के मामला चल रहे हों। तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, टेक्निकल है, लॉजिस्टिकल कोई रुकावटें हैं कि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता है इन मामलात को? देखिए, एक तो अमेरिका का गोल है, अमेरिका का गोल जो है वो इस वक्त सियासी है और वो ये कह रहा है कि उसने रूस के ऊपर दबाव डालना है ताकि वो यूक्रेन की जंग बंद कर सके। इंडिया का जो इसमें मुफाद है वो प्योरली माशी है और वो बहुत बड़ा है।
यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं 30-35 अरब डॉलर की, तो मैं नहीं समझता हूं कि टैरिफ के जोर के ऊपर जो प्रेशर है इस वक्त अमेरिका का हिंदुस्तान के ऊपर, वो टैरिफ का है। तो सिर्फ और सिर्फ टैरिफ के जोर के ऊपर हिंदुस्तान जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो मैं समझता हूं कि प्योरली ये फैसला नहीं कर पाएगी कि उसने रूस के तेल की खरीदारी जो है वो बंद करनी। बिल्कुल ठीक। एहतशाम साहब, आप इसको अगर हम इसको इंटरनेशनल एरिना में देखें, जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से पहले बार बार एनॉयड होकर बयानात आना, फिर प्रेशर एक्सर्ट करना इंडिया के ऊपर, और उसके बाद इवेंचुअली अब हम देख रहे हैं कि कुछ ताल्लुकात में बेहतरी, जो सॉफ्ट किस्म की एक स्टेटमेंट्स उनके मोदी के बारे में आ रही हैं, उसके बाद आपको लगता है कि वो ऐसे ही क्लेम हवा में कर देंगे? ये वाकई कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं? और अगर ऐसे मामला चल रहे हैं तो फिर इंडिया को डिप्लोमेटिकली, और इसके साथ साथ अगर हम देखें रशिया के साथ भी जो मामला होंगे ख़राब, वो किस तरीके से हैंडल करेगा डोमेस्टिकली? और साथ बात कर रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरीके से अमेरिकी सदर को नाराज़ अमलाई किया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से। देखें, अब जो तलात हैं, जो रिपोर्ट्स हुई न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन में भी खबरें आई, BBC ने बताया कि जी मोदी साहब मान गए हैं कि जी वो हिंदुस्तान से तेल लेना बंद कर देंगे। लेकिन उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जो हैं, उन्होंने कहा है, बल्कि वो जो अभी बात हो रही थी ना, कि ना वो डिनाई कर रहे हैं ना कंफर्म कर रहे हैं, और वो एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं कि जी हम तो ये सब कुछ करेंगे ऑयल इम्पोर्ट वाला मामला अपने सिटीज़न की प्रायोरिटी को देखते हुए। आपने देखा जब ये बात की तो कल ही फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का एक स्टेटमेंट दोबारा से आया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग जो मैंने बंद करवाई है उसमें हिंदुस्तान के साथ जहाज़ गिराए गए थे। देखें, इधर से ये नहीं मान रहे, उधर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो बार बार चुटकी ले रहे हैं इनके साथ। देखिए, हम ना जिस तरीके से हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात जो है ना वो लोअर स्टेप पे जा रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि मुद्दत से पाकिस्तान को कोई असला की फराहमी नहीं हो रही, हमारे स्पेयर पार्ट नहीं दिया जा रहा। अब खबरें जो आ रही हैं स्पेयर पार्ट भी मिलेंगे, और यहाँ तक खबरें आई हैं, आपने भी पढ़ी होंगी कि एक डिफरेंट किस्म के मिसाइल भी जो है ना वो अमेरिका पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गया। अब सूरत हाल जितनी तेज़ी की तरह बदल रही है, हमने देखिए 85% तेल हिंदुस्तान जो है ना वो मिडिल ईस्टर्न कंट्री से ये क्रूड ऑयल लिया करता था। लेकिन 2022 में जब रूस पे सैंक्शन लगी तो रूस ने पैनिक किया और डिस्काउंटेड प्राइसेस पे अपनी तेल बेचना शुरू किया। तो सबसे बड़े दो बेनिफिशरी थे चाइना और हिंदुस्तान थे। हिंदुस्तान ले रहा था ऑलमोस्ट आधी कीमत पे तेल, चाइना भी ले रहा था। अब सवाल ये है कि चाइना पे तो शायद इतना ज़ोर नहीं चलेगा, सिर्फ ज़ोर आजमाई की जाएगी, धमकी दी जाएगी। और जैसा कि आपने देखा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि जो एक मुलाकात प्रेसिडेंट शी से उनकी है वो नई मुलाकात करेंगे। लेकिन आपने देखा साथ ही फिर 100% टैरिफ बढ़ाने की रूस चाइना के ऊपर बात की। चाइनीज़ जो है ना वो प्रेसिडेंट उनकी हुकूमत कहती थी नथिंग डूइंग, हमें पता है कि हमने अपने इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। लिहाजा इस वक्त जो परेशानी है ना हम ना वो है न्यू दिल्ली में, और उस परेशानी में इजाफा अब यूरोपियन कंट्रीज़ का भी हो गया। जब से रूस ने नए नए महाज खोल दिए, आपने देखा कि उसके मिसाइल और जा रहे हैं व्हाट्सएप तक जा रहे हैं, और जनाब और अपना यूरोपियन ममालिक में जा रहे हैं, तो वो इस पर बड़े पैनिक कर गए हैं। डेनमार्क जैसा मुल्क भी है ना अपनी फ़ौज तैयार करना शुरू कर दी उसने, तो वो भी कह रहे हैं हिंदुस्तान को कि आप तेल लेना बंद करें। तो ये बड़ा शदीद दबाव आया है उनके ऊपर हिंदुस्तान पे। अब मसला है कि हिंदुस्तान करेगा। अब मसला ये भी है कि अगर फ़र्ज़ करें फॉर द टाइम बीइंग, ये एक जिसको कहते हैं कि दे शुड ट्राई टू पुट अप अ बोल्ड फेस इंडियन, लेकिन इनकी इकॉनमी का मेन स्टेज जो है ना अभी भी 85% जो है ना वो डॉलर के साथ लिंक्ड है। ये अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकते, ठीक, यूरोपियन यूनियन को नाराज़ नहीं कर सकते। लिहाजा इनको ये फ़ैसला करना पड़ेगा। लेकिन ये इफ्स एंड बट्स करेंगे नहीं करेंगे, ये अपनी पब्लिक को कुछ बताने की कोशिश करते हैं। शो ये मोदी साहब करते हैं कि जी मैं किसी से डिक्टेट नहीं लूँगा, अपनी बात करूँगा, तो वो उनको तो वहाँ से तो सुबकी हो रही है। देखें ना, अमेरिकन की नाराज़गी भी बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ रही है। अब यहाँ से जब जो तेल लेंगे, अब देख लें 50% हिंदुस्तान पे टैरिफ लगा, 10% एडिशनल लगा कि जी आप तेल ख़रीद रहे हैं, और रूस जो है ना वो अपनी जंग यूक्रेन से जो है ना सस्टेन कर रहा है। चीन और रूस जो हिंदुस्तान उससे तेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान का तेल लेना बंद करने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा। एक रशिया को इकोनॉमिक हिट तो लगेगी, ये नहीं कि नहीं लगेगी, उस पर सैंक्शन लगने की और भी बात हो रही है। लेकिन बहरहाल उनकी इकोनॉमी बड़ी है, गैस और तेल आज भी दुनिया में वो बहुत दे रहे हैं। यूरोप में तो आप देख लें, बावजूद सब कुछ होने के गैस लेना उन्होंने बंद नहीं की, क्योंकि गैस बंद करेंगे तो वहाँ तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है यूरोप के लिए।
जर्मनी ने बहुत रजिस्ट किया था। अभी एक देख लें मायदा कतर के साथ हुआ, लेकिन कहते हैं 5 साल लगेंगे वो गैस पाइपलाइन बिछाते हुए। कतर के पास भी गैस बहुत है, लेकिन इस इंटरवेनिंग पीरियड में यूरोप के लिए और जर्मनी के लिए ख़ास तौर पे बड़ी इकॉनमी है, बड़ा मसला है कि वो डिपेंड करते हैं गैस के ऊपर जो रशिया से आती है। तो रशिया के ऊपर तो इकनॉमिक सेंक्शन से बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ना उनकी एक किस्म की तेज़ी के साथ वॉर इकॉनमी बन रही है और उनको भी हिट लग रही है। और फिर ये तेल बंद करने से इंडिया के तो ये भी एक सेटबैक आएगा। लेकिन ओवरऑल जो आप आमना पूछ रहे हैं इंटरनेशनल सतह पे क्या होगा, देखिए हिंदुस्तान बहुत से वालों से आइसोलेट हो रहा है, तनाई का शिकार हो रहा है। आज देखने जयशंकर दुनिया में घूम रहे हैं कि उनको पूछ नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान से लड़ाई जो है ना सफारती सतह पे बहुत महंगी पड़ रही है, और उसमें अब यूरोप भी शामिल हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान के लिए कोई आइंदा के लिए कोई आसानियाँ दोनों सिचुएशंस हिंदुस्तान के लिए मुश्किल दिखाई दे रही हैं। थैंक यू सो मच फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। तो शाम सब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, इस पर आगे क्या सिचुएशन बनने जा रही है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। मुल्क की ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पर बढ़ते खतरात के पेश नज़र प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सदारत में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान तालिबान दिल्ली के एजेंट बन चुके हैं, इसलिए जंग बंदी बरकरार रहने के इम्कानात कम हैं। हमलों के बाद नाजरीन पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुअत्तल कर दी है और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी प्लान असर नौ तरतीब दिया गया है। साथ ही साथ सर्दी बढ़ने के बाद शिद्दत पसंदों की दरअंदाजी के खतरात भी बढ़ गए हैं। अदादो शुमार के मुताबिक 2024 में 232, रवां साल पुलिस पर 382 हमले हुए, जबकि 2024 में अगर हम देखें तो 105, जबकि 2025 में 244 हमले नाकाम बनाए गए हैं। लेकिन अब ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, खित्ते पर जो असरात पड़ सकते हैं उसको काउंटर करने के लिए जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, खुसूसन चाइना रोल प्ले कर सकता है, या बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, क्या मामला चल रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन कर लिया ज़ाहिर शाह शिराजी साहब ने। आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शाह साहब, आपसे मैं आगाज़ कर रही हूँ। अभी जो सारी सिचुएशन बन रही है, आप तोरखम बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? और जो 48 घंटे की सीज़ फायर के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा लास्ट कर पाएगी और आगे फिर से जंग शुरू हो सकती है। तो ये ज़रा बताइएगा कितने ख़तरात हैं और इस वक्त क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इन ख़तरात को टालने के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया आमना। बॉर्डर के ऊपर तो मेरे ख्याल में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि पाकिस्तान और काबुल तालिबान और उनके हामियों के दरमियान जो पिछले एक हफ्ते से ज़ायद हुए ये बॉर्डर क्लैश शुरू, उसके बाद तमाम के तमाम जितने बॉर्डर क्रॉसिंग है वो बंद है। तोरखम, चमन, गुलाम खान, खरलाची और बाकी जो छोटे छोटे रूट्स हैं वो भी तमाम मुकम्मल तौर पे बंद हैं। हालात मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं, जहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं, वो मेरे ख्याल में बड़ा ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं तालिबान की हुकूमत को, जिन्होंने एक गैर ज़रूरी जंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। और वो इस वक्त एक इंडियन प्रॉक्सी और इंडियन जो है ना फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे काम कर रही है। दूसरा साथ साथ बहुत सारे आम अफगानियों का यही ख्याल है कि किसी भी तरीके से फितनाल खवारिज या करदम TTP, BLA, ISK या जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, उनकी जंग जो है उसमें अफगान तालिबान को हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो उनके सपोर्टर ना बने। दूसरा देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब की बात के साथ मैं इत्तेफाक इसलिए करूंगा कि ये जंगबंदी ज्यादा लंबा अरसा इसलिए नहीं जा सकती कि दोनों ममालिक के दरमियान मेरे ख्याल में मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है। अफगान तालिबान जो है वो दुनिया को एक फॉल्स नैरेटिव पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देखें, मीडिया हाइप क्रिएट किया जा रहा है, मीडिया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। और दूसरा सबसे आम चीज ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो उसके इंडियन और फॉरेन ब्रिगेड के लोग हैं वो एक मनफी प्रोपेगेंडे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब देखें, दुनिया को अंदाजा हो गया है कि अफगान तालिबान एक ऐसे नैरेटिव पे बात कर रहे हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिस तरीके से कतर और सऊदी अरब की दरखास्त के ऊपर पाकिस्तान ने 48 घंटे का सीज फायर किया है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने अभी जो है वो कुछ देर पहले उनकी स्टेटमेंट आई है कि चाइना तैयार है इस सीज फायर को एक्सटेंड करने में और मदद करने में। लेकिन सबसे अहम चीज क्या है कि पाकिस्तान का मेन कंसर्न है वो दहशतगर्द ग्रुप। आप अगर देखें जुलाई 2024-25 की एक रिपोर्ट जो है ना, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की गई थी, उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है। उसका सफा 16 देखें, उसके ऊपर बाकायदा
तमाम दहशतगर्द ग्रुपों की पूरी डिटेल है, जिसमें ज्यादातर अरब जंगजू हैं, जिसमें चेचन्स हैं, उज़्बेक्स हैं, और ये तमाम के तमाम गजनी, उज़ान, ज़ाबुल, कंधार और कुनड़ के इलाकों के अंदर मौजूद है, जिसके लिए बहुत बड़ा खतरा है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी और पाकिस्तान और ईरान को भी। साथ देखिए TTP के हवाले से एक ओपन आप देखिए पैराग्राफ 19 है इस रिपोर्ट का, जिसके अंदर ओपनली बताया गया है कि 6000 जंगजू और उनकी फैमिलीज यहाँ पे अफगानिस्तान हुकूमत उनको शेल्टर दिए हुए है। तो देखिए तो एक बड़ा वाज़ेह सबूत है। अब करना क्या है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, उनको चाहिए कि इस वक्त वो आगे आए और अफगान काबुल इंतजामिया को रियलाइज कराए कि जो उन्होंने दोहा में वादा किया था उसको पूरा करें। चाइना एक बड़ा रोल अदा कर सकता है, लेकिन अगर मेरे ख्याल में कोई गारंटर नहीं है या इन लोगों ने थर्ड पार्टी जो मेडिएशन नहीं होती और अश्योरेंसेस नहीं होती, तो मेरे ख्याल में ये जंगबंदी लंबे अर्से तक नहीं चलेगी और मजीद हालात जो है बॉर्डर के ऊपर खराब होते हैं। बिल्कुल एहतशाम साहब, इसमें बिल्कुल ये जो सारी सिचुएशन है तो खित्ते तक फैलेगी, तो इसमें तो हम देख रहे हैं कि चाइना का बड़ा इंटरेस्ट है ममालिक में, चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट है, तो उसको सिक्योर करने के लिए जिस तरीके से चाइना को आगे आना चाहिए था, आपको वो रोल दिखाई दे रहा है कि चाइनीज़ क्या सारी सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हैं हैंडल करने के लिए? क्या बैकडोर डिप्लोमेसी आपको नज़र आ रही है? क्या खबरें हैं? देखिए मैं ख़बर से आपसे शुरू कर ले तो आमना एक बड़ी खबर आपको मैं प्रोग्राम के शुरू में दे देता हूँ। आपने चाइना का जिक्र किया, दो खबरें मेरे पास है, चाइना का जिक्र कर देते हैं। आपको याद है कुछ अर्सा पहले चाइना ने इनको मुत्तकी साहब को भी, इसहाकडार साहब को बुलाया था, वहाँ पे शेक हैंड हुआ था और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तय हुई थी और वहाँ पे एश्योरेंसेस दी गई थी बाकायदा मुत्तकी साहब ने कि जी हम अपनी ज़मीन को नहीं इस्तेमाल होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। तो बड़ा वाज़ेह तौर पर उनकी तरफ से पैगाम दिया गया था। अब मेरी सलाह ये है कि चाइनीज़ ना सिर्फ नाराज़ हैं बल्कि कुछ गुस्से में भी हैं। एक जो आप बात कर रही हैं कि जी उनकी एक तो उनका आप देखते हैं CPEC-2 जिस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, फिर अगला मरला सेंट्रल एशिया तक जाने वाला वो पूरी तरह नहीं हो रहा, क्योंकि अफ़गानिस्तान जिस तरीके से प्रॉक्सी बना हुआ है हिंदुस्तान की आजकल, और पहले किसी हद तक अमेरिका का था जब उनको $45 मिलियन मिलते थे, लेकिन ट्रंप ने आके बंद कर दिए। एक तो बात है कि चाइनीज़ जो है ना वो उस तरह डायरेक्टली मीडिएशन में नहीं आना चाहते आमना, वो उनका एक ख्याल है कि जी हमने इनको बिठाया था, हमारी बात उन्होंने नहीं सुनी। अब ये है कि जो दूसरी खबर है आमना वो ये है कि जंग बंद कराने का तो दावा वो भी करते हैं कि जी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हुई, लेकिन असल बात मैं आपको बताऊँ ये बाकायदा तौर पर अपना डिप्लोमेटिकली अफ़गानिस्तान हुकूमत ने फॉरेन ऑफिस से बात की और कहा कि जी जंग बंद कर दें, 48 घंटे के लिए बैठ के बात करते हैं। और इससे पहले कतर और सऊदी अरब को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया था, उन्होंने कहा था कि जी आप कुछ करें। और अब इस वक्त सऊदी अरब जो है कहा जा रहा है कि वो एक रोल प्ले करने के मूड में है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि अब गज़ा के बाद इतना बड़ा मिडिल ईस्ट में एक मामला ठीक हुआ और एक नया मुसलमानों के दरमियान महाज खुल जाए। अब सूरत हाल आमना ये है, जो दूसरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने फ़ैसला किया है, एक तो यह है कि जी नो फैसिलिटेशन एट ऑल, नो अपीजमेंट पॉलिसी अब नहीं होगी, और दूसरा है कि जब बातचीत होगी वो कह रहे हैं कि अगर ये कंस्ट्रक्टिव और मीनिंगफुल बात नहीं होती, जिसमें दो हमारी शर्तें हैं हमना, वो ये है कि पहली तो यह है कि जी आप इस बात को अंडरटेकिंग देंगे कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, हमसायों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और उनको याद कराया जा रहा है कि आपके पहले स्पोक पर्सन जो थे सुहेल शाहीन साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर आज भी रिकॉर्ड पे हैं कि जी दोहा एकॉर्ड के बाद सवाल ही नहीं पैदा होता अफ़गानिस्तान जो है ना अपनी सरजमीन की किसी को इजाज़त देगा इस्तेमाल करे कि दहशतगर्दी के लिए। अब वो कहा जा रहा है कि जी आप ये काम कर रहे हैं, अब आप मुकर रहे हैं, ये क्या बात। तो ये कहा जा रहा है दो चीज़ें कि पहली तो है कि जी आप मीनिंगफुल लॉक होंगे, सरजमीन नहीं इस्तेमाल होगी, और दूसरा आप कोई हिंदुस्तान की प्रॉक्सी नहीं बनेंगे। और आमना मेरी इत्तला ये है जो पहले मिलते थे $45 मिलियन, हिंदुस्तान ने $60 मिलियन इनको देने का वादा किया है। अच्छा। और कहा जा रहा है कि जब जब ज़रूरत पड़ेगी हमने आपसे काम लेना है, क्योंकि वो आप देख लें कोई ना फंक्शनल स्टेट है अफगानिस्तान, ना कोई फंक्शनल इकोनॉमी है, वो दहशतगर्दी से और ड्रग मनी से अपने मामलात चलाते हैं। अभी देख लें जो पाकिस्तान इनके साथ करने जा रहा है, ट्रांजिट ट्रेड बंद होने के बाद, अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद होने के बाद, सारे बॉर्डर बनने के बाद इनका तकरीबन 65% जो है ना इनका रेवेन्यू पाकिस्तान के ज़रिए आता है। अभी देखें ट्रकों की ट्रकें, ज़ाहिर साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लाइन लगी आने के लिए बंद कर दी गई, इनका खाना पीना बंद किया जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि जी आराम से मामलात तो तय किया जाएँ, ये दो फ्रंट ना खोले जाएँ। अभी देख लें एक फ्रंट तो हमने हिंदुस्तान का जिस तरह मार लगा के आप चुप किए हुए हैं, अब वो अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं।
लेकिन हम ना ये बिल्कुल माजरत के साथ टोटली अनग्रेटफुल अनथैंकफुल लोग हैं। 2021 के बाद आपको याद है जब अमेरिका की फ़ौज चली गई थी, पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई थी इस्लामाबाद में, सारी दुनिया से लोग आए थे और ये सिर्फ अफगान हुकूमत के लिए की गई थी कि इनकी मदद की जाए, इनको रिकग्नाइज़ करवाया जाए, इनके ये मामला ठीक किया जाए, क्योंकि हम ये समझते थे कि जी अब हम हिंदुस्तान चला गया यहाँ से, हमारे लिए कोई मुश्किलात नहीं, मसाइब नहीं होंगे। लेकिन आपने देखा इनका कोई एतबार है। आज बाइदी में जिस तरह अंदर लड़ाई हो रही है कंधारी ग्रुप की और फिर ये जो अपने दूसरे ग्रुप है इनके साथ, वो जिनके साथ उनकी लड़ाई हो रही है, हकानी ग्रुप है, वो भी नाराज़ हो रहे हैं। सुना है कि उन्होंने भी कहा है सराजुद्दीन ने कि आपने ये क्यों किया है। फिर लोग कहते हैं कि जी शायद उनकी उतनी रिच नहीं रही। तो अब सूरत हाल जो है ना बिगड़ रही है। अल्लाह करे कि उनको बात समझ आ जाए कि ये पाकिस्तान ने देखे ना, ये कहा जाता है कि उनकी एक लफ्ज़ कह दो फिर आप जाहिर सा बात कीजिएगा। एक तो हम ना देखें उनकी एक्सपर्टीज़ दहशतगर्दी की है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि हमारी एक्सपर्टीज़ रवायती जंग में है और हमने उनको मार लगा के दिखा दी। आखिरी बात हमने ये है कि जो लेटेस्ट अभी हो के आए हैं जमात इस्लामी के अहम रहनुमा प्रोफेसर इब्राहिम खान, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की हमने, बहुत ही नोटेबल है, बहुत नोटिस करने वाली। वो कहते हैं कि मैं इनकी टॉप लीडरशिप से मिला हूँ तालिबान की, अफगान तालिबान की, और मैंने उनसे ये कहा कि जी आप ये क्यों नहीं रोकते टीटीपी को। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए टीटीपी को रोकना मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। हाँ ये हम कर सकते हैं कि टीटीपी वाले जब यहाँ से तैयार होकर हमले करने पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान इनको मारे या इनको पकड़े, हम कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप ना देखें, एक तरफ डिनाई करते हैं वहाँ बंदे ही नहीं है, एक तरफ कहते हैं कि जी नहीं। देखिए कल परसों का इंटरव्यू है इब्राहिम खान साहब का, मुझसे ज़्यादा जाहिर शाह को पता है। मतलब वो ही अगर बंदा कह रहा है तो ये कहाँ का झूठ बोलेंगे। और अमेरिका के अगर अब हिंदुस्तान की हमला अगर प्रॉक्सी बनने जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मसले पे अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा है। जी बिल्कुल ठीक। शाह साहब आप ऐड ऑन करना चाह रहे हैं और उसमें ये ज़रा ये भी बताइएगा, जिस तरीके से बॉर्डर का क्लोजर अगर होगा तो ये किस हद तक इनको इकोनॉमिकली हिट लगेगी? देखिए मेरे ख्याल में पहली बात तो ये कि बड़ी खबर ये कि काबुल अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो मुख्तलिफ धड़े हैं तालिबान के, उन्होंने बाकायदा रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया है। सराजुद्दीन हक्कानी के जो फाइटर्स हैं और साथ साथ जो दूसरे नॉर्दर्न अलायंस के, उन्होंने बाकायदा कंधार तालिबान के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है इस जंग के ऊपर। और उनका भी मुतालबा यही है कि हम किसी भी ऐसी जंग के अंदर नहीं जाना चाहते जो कि पाकिस्तान के खिलाफ होगी। देखिए अहम इशू ये है कि अफगान तालिबान ने अपनी जो आइडियोलॉजी है, बार बार हम कहते हैं ना वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, वो लेना नहीं चाहते, ये अपनी आइडियोलॉजी को अफगान तालिबान अब एक्सपेंड करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान। और उनका ये ख्याल है, उनकी जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है ना, वो तमाम मुल्कों के अंदर अपनी इमारत इस्लामी की जो वो रियासत है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें। ये पाकिस्तान को भी समझना चाहिए, दूसरी दुनिया को भी। अब ये मेरे ख्याल में अफगान तालिबान खुद एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आखिरी यहाँ पे जो बॉर्डर की बात की, देखिए बॉर्डर इस वक्त मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, कम से कम 1500 से ज्यादा कंटेनर और गाड़ियां खड़ी हैं किलोमीटर के हिसाब से। ये बॉर्डर की इस तरफ है, अफगान बॉर्डर की उस तरफ भी जो है ना इतनी तादाद में गाड़ियां खड़ी है। तो मैं कह सकता हूँ कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रोजाना नुकसान हो रहा है। और आप इस वक्त देखेंगे ट्रेडर्स खड़े होंगे मजीद, अगर कुछ दिन ये बॉर्डर बंद रहता है, ये क्लैशेस जारी रहते हैं, अफगान तालिबान अपनी हटदर्मी पर कायम रहते हैं। और एक सबसे बड़ा आम सवाल हर बंदा ये पूछ रहा है कि आखिर इस तमाम जंग का मकसद क्या है, वो जंग क्यों करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में कोई एक क्लूलेस सी चीज है, लेकिन जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि इस वक्त अफगान तालिबान शायद एक तो अपने अंदरूनी इंतशार का शिकार है, दूसरा इस वक्त वो इंडियन ट्रांस के अंदर है और उनकी शायद ये खुशफहमी है कि वो बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इस वक्त काबुल के अंदर जो उनके ब्रिगेड 4 और 8 के हेडक्वार्टर को टारगेट किया, इसके अलावा कुनड़ में किया गया। कंधार में मैंने आपको बताया कि 4-5 ऐसे सूबे हैं, कुनड़ है, उर्जगान है, जाबोल है, जहाँ पे इन लोगों के मराकज मौजूद हैं और उन पे लाइकली है कि पाकिस्तान कल या परसों स्ट्राइक करेगा अगर ये जगबंदी जो है वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं होती। ठीक, राइट, थैंक यू सो मच ज़ाहिर शाह शराजी साहब, एहतशामुल हक साहब, दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आएंगे। वेलकम बैक। सेहत से जुड़े मामलात आपके सामने रखते हैं। वज़ाहिर छोटा नजर आने वाला मच्छर निज़ाम सेहत के लिए डेंगू की सूरत में बड़ा चैलेंज बना हुआ है। सिंध में डेंगू के केसेस में सर्च देखा जा रहा है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह 175 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें कराची से 85, हैदराबाद से 48, मीरपुर खास से 37 और सक्खर से 5 मरीज सामने आए हैं।
साल 2025 के आगाज से अब तक 819 केसेस सामने आ चुके हैं। सूबाई हुकूमत स्प्रे, फाउगिंग और हंगामी तिब्बी इकदामात जारी रखे हुए है। दूसरी जानिब रावलपिंडी में भी इंसदादे डेंगू मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है, जहां 15,000 से ज्यादा अफराद की स्क्रीनिंग, 1030 केसेस की तस्दीक और 2 लाख से ज्यादा डेंगू लार्वा बरामद हुए हैं। रावलपिंडी में डेंगू लार्वा की तलाश के लिए 1361 टीमें सरगर्म हैं। 57 लाख घरों की चेकिंग के दौरान लाखों मकामात पर खतरनाक जरासीम की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4518 FIRs, हजारों चालान और लाखों के जुर्माने आयद किए गए हैं। लेकिन क्या डेंगू के फैलाव पर वाकई काबू पाया जा सकेगा? इसी पर बात करने के लिए प्रोविंशियल डायरेक्टर फॉर वेक्टर बोर्न डिसीज हमारे साथ मौजूद है मुश्ताक अहमद शाह साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर। ये कहिएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं, स्प्रे के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिंध में काफ़ी सर्च पाया जा रहा है इन केसेस में और खुसूसन कराची में। तो इकदाम के हवाले से प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस तरीके से इस मामले को देख रही है? डेंगू की जो ये केसेज हैं इन्हीं महीनों में, स्पेशली जब बारिशें हो जाती हैं, फ्लड आ जाता है, तो ये जो महीने हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इवन के दिसंबर के 5 तारीख तक जो है वो ये केसेस नजर आना शुरू हो जाते हैं। और इनके लिए जो हमने पूरे ऑनरेबल हमारी जो मैडम मिनिस्टर हेल्थ हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उनके क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि हमने जो इंतजाम किए हुए हैं उनमें पहली बात तो ये है कि हमने छोटी बड़ी गवर्नमेंट की अस्पताल और बड़ी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें 8 बजे तक शाम को अपनी टेस्ट और ट्रीटमेंट की सहूलत जो है वो रखी है। और इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो हमारे पास हैं उनको हमने इंसेक्टिसाइड जो केमिकल होता है जिसके लिए फोगिंग, लार्विसाइडिंग और जो ये हमारे जो हो जाते हैं तो वो पक्का फुहारा जिसको हम दीवार पे स्प्रे कर रहे होते हैं, तो वो स्प्रे के लिए केमिकल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान बने हैं जो डीसी के साथ और लोकल गवर्नमेंट के साथ और मेयर्स जो हैं कराची, कल भी मैं कराची में था तो कल मीडिया की ब्रीफिंग में हमने यही लोगों को बताया कि इसमें अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जाहिर है ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है और ये 6 से 7 दिन के दौरान खुद ही वायरल इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। सिर्फ हमने ये करना है कि अपनी एहतियात बरतनी है और खाने पीना, पानी जो है पीना और जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जैसे पेनाडोल का इस्तेमाल है वो रखें। खबरदार कि ब्रूफेन या डिस्प्रीन की टेबलेट वो नहीं लेनी, क्योंकि वो लेने से जो है वो प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, ये कहिएगा कि हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है वहाँ पर, सहूलियात के हवाले से ज़रा बताइएगा कि सफिशेंट है? अब ये जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं जो छोटी हैं, बड़ी हैं, तालका लेवल की हैं, रूरल हेल्थ सेंटर हैं और DHQ है या टर्शरी, अभी भी मैं सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद से होके आया हूँ, तो वहाँ पे हमने डेडिकेटेड डेंगू के वार्ड बनाए हुए हैं जो अगर फॉर एग्जांपल 90%, 95% केसेस जो है वो ट्रीटमेंट करने के बाद अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन उनको ये एडवाइस दी जाती है कि अपना आप आइसोलेट करके रखिएगा, घरों में जो है वो अपना किसी और से मेल मिलाप कम कीजिएगा। लेकिन अगर किसी को जो है वो सीवियर कंडीशन हो जाए, किसी में अगर जो है नीले निशान पड़ जाए या पानी का इस्तेमाल कम हो जाए या शॉक सिंड्रोम टाइप की चीज़ हो जाए, तो फिर जो है हम उसको एडमिट भी कर लेते हैं, या उसके प्लेटलेट बिल्कुल 10 to 15,000 हो जाए तो फिर उसको हम रिकमेंड करते हैं कि काइंडली जो है इसको एडमिट कर लें। तो बाकी जो है कि खौफ या पैनिक करने की कोई भी सूरत हाल नहीं है। हम हेल्थ डिपार्टमेंट कंप्लीटली 24/7 हमने कंट्रोल रूम भी कायम कर दिए हैं अपने जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो है हम अपना अच्छे तरीके से देख रहे हैं। फॉगिंग भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट की हॉस्पिटल हो, छोटी हो या बड़ी हो, वहाँ पे डेडिकेटेड वार्ड है जो हमने मुख्तस किया। बहुत ज़रूरी है इन इकदाम ये करना ताकि जो लोग हैं उनको मियारी सहूलियात मिल सके। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए। डेंगू पर मज़ीद बात करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सईद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे जानते हैं कि क्या अलामात हैं और क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। उसके साथ साथ डॉक्टर को हमें दिखाने की किस वक्त ज़रूरत पड़ती है या टेस्टिंग की किस वक्त ज़रूरत पेश आती है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा सबसे पहले तो इसकी अलामात के हवाले से कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि ये डेंगू से मिलती जुलती हैं और हमें फौरी तौर पर अब डॉक्टर से रुजू करना है। और दूसरा प्रिकॉशनरी मेजर्स हाउस होल्ड्स के लिए और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए इस सारी सूरत हाल में? जी बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में कबूल करने के लिए। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन कहलाता है और ये मच्छर के काटने से ये वायरस फैलता है।
तो शुरू में तो ये शदीद बुखार की शक्ल में सामने आता है। इसके अलामात में शदीद बुखार शामिल है कि जिसम पेशेंट को शदीद बुखार होता है और सडन टेम्परेचर राइज होता है, और जोड़ों में और जिस्म में शदीद दर्द की कैफियत होती है। दर्द इतना शदीद होता है जोड़ों में कि पेशेंट अक्सर हिल भी नहीं पाता और वो रोने भी लगता है। ऐसे ऐसे पेशेंट भी सामने आते हैं कि उनको शदीद जोड़ों में दर्द होता है। फिर अगर ये सिम्टम मजीद बढ़ जाए तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे लाल धब्बे या स्पॉट नज़र भी आ सकते हैं। तो जैसे ही बीमारी सामने आती है कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, और स्पेसिफिक टेस्ट इसके अवेलेबल है लेबॉर्ट्री के, NS1 एंटीजन जिसको कहते हैं, या कम से कम CBC जो ब्लड टेस्ट है काफ़ी सस्ता एक टेस्ट है जिससे प्लेटलेट्स काउंट का पता चलता है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं और अगर ये ख़ास मकदार से कम हो जाते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अशद ज़रूरत पेश आती है, और उस वक्त जो है वो घर पे अगर पेशेंट होगा तो उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो बर वक्त डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसका इलाज भी हो सके, और खुदा न खास्ता अगर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो अस्पताल में एडमिट करके मुस्तनद डॉक्टर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करा सके। इसके अलामात के अलावा जो आपने प्रिकॉशंस के लिए कहा है, तो प्रिकॉशन जिस तरह मैंने कहा कि ये मच्छर के जरिए फैलने वाला बीमारी है, तो हमें मच्छर की नौशनुमा को रोकना है और मच्छर को काटने से खुद को बचाना है। तो इसमें ज़रूरी है कि हम मुकम्मल आस्तीनों वाले लिबास पहने, घर की खिड़कियों पे जालियाँ लगाएं, खिड़कियाँ दरवाजे ऐसे रखें जिससे मच्छर दाखिल ना हो, गैर ज़रूरी पानी को कड़ा ना होने दें, क्योंकि मच्छर जहाँ पानी कड़ा होगा वहाँ इसकी अफजाइश होगी और फिर ये बीमारी फैलती चली जाएगी। इसी तरह जो मरीज़ बीमार है उसकी जिम्मेदारी, हम देखते हैं कि यूजुअली हाउस होल्ड्स क्या करती हैं कि वो पानी भर के रख लेती है कि पानी ख़त्म ना हो जाए या पानी आना बंद ना हो जाए, तो वो पानी किसी टब में भरे हुए रखते हैं, तो उससे भी मसला हो सकता है। बिल्कुल, खुले पानी जहाँ भी होगा जहाँ मच्छर की अफजाइश होगी वहाँ से ये बीमारी फैल सकती है। तो कोशिश करनी थी कि जो भी पानी का रिजर्वायर है उसको ढक के रखें, उस पर बर्तन अगर है तो उस पर कोई ढक्कन रखें या कवर करके रखें, और गैर ज़रूरी पानी जो है उससे रसे ना, जहाँ जितना पानी रसता है उसमें मच्छर की अफजाइश होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इनफरादी हमारी जिम्मेदारी है वो हम पूरी करें, और मच्छर के बच्चों को स्पेशली मच्छर के काटने से बचाएं, उसको फुल आस्तीन वाले कपड़े पहनाएं। फिर ऐसे प्लांट्स भी आजकल अवेलेबल हैं जिससे वो मच्छर को भगाते हैं, जिस तरह उसमें एक है लेमन ग्रास है, नीम का दरख्त है। तो ये कुछ दरख्त ऐसे हैं या पौधे ऐसे हैं जो मॉस्किटो रिपेलेंट कहलाते हैं। तो आसपास ऐसे पौधे अगर हों जिससे मच्छर भगा सके उसको, तो नेचुरली ये हम टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा मच्छर है तो वहाँ पे मच्छर मार स्प्रे भी किया जा सकता है या मच्छर भगाने वाला स्प्रे भी किया जा सकता है, लेकिन उससे अक्सर ये होता है कि मज़ीद कोई अगर किसी को एलर्जी है या कोई और बच्चे बीमार है नुकसान हो सकता है। तो इनफरादी तौर पे कोशिश करनी चाहिए, फिर मोहल्ले में इज्तिमाई तौर पे कि कूड़ा करकट बाहर जमा ना होने देना चाहिए, पानी जो है वो गली मोहल्ले में नहीं फेंकना चाहिए, गाड़ी जब हम धो रहे हो। ये जो आपको बरतने के लिए कहा जा रहा है डॉक्टर साहब की जानिब से, जो इंस्ट्रक्शंस हैं हेल्थ केयर की जानिब से जो सामने आ रही है, इनको हमें फॉलो करना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे इस पर बात करने के लिए। एंड स्टे सेफ एवरीवन, क्योंकि अभी जो हम तेज़ी देख रहे हैं इनमें केसेस में, और उसके बाद हमें पता है कि हमारे मुल्क में जो सेहत की सहूलियात पे बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं, तो आपने अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखना है। प्रोग्राम के आखिर में एक और बात आपके साथ शेयर करते चलेंगे। अब रिपोर्ट जो सामने आई है वो खूबसूरती और गोरा रंग नज़र आने के हवाले से हम देख रहे हैं, हर एक का ये शौक होता है, लेकिन अब ये भारी पड़ने लगा है। इश्तिहारात का कमाल कहें या सोशल मीडिया का इस्तेमाल, रंग गोरा करने वाली क्रीम्स की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि कई मशहूर ब्रांड्स की क्रीम्स आपकी जिल्द को निखारने के बजाय नुकसान पहुंचा रही हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में ऐसी कंपनीज़ के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जो गैर मियारी वाइटनिंग क्रीम्स बेच रही हैं। इन क्रीम्स में नाजरीन ख़तरनाक हद तक मरकरी इस्तेमाल हो रहा है। मरकरी एक जहरीला केमिकल है जो जल्दी बीमारियों, आसाबी ख़राबियों और गुर्दों के फेलियर, इसके हवाले से हम देखते हैं कि ये बायस बन सकता है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि कई ब्रांड्स अपनी क्रीम्स में मरकरी शामिल होने का जिक्र तक नहीं करते और झूठे दावों के ज़रिए इन्हें बेचते हैं। कानून के मुताबिक ऐसी गुमराहकुन मार्केटिंग पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए तक जुर्माना या कंपनी के सालाना मुनाफे का 10% तक जुर्माना हो सकता है।
कमीशन ने अवाम से भी अपील की है कि वो ऐसी क्रीम से दूर रहें और किसी भी मुश्तबा प्रोडक्ट या गुमराहकुन इश्तिहार की इतला फौरी तौर पर कमीशन को दें। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।